दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास में मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे वैष्णव धर्म मीन्स भागवत धर्म के बारे में। ओके, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। और जहाँ तक हो सके आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको कुछ ना कुछ इसका थ्योरी समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी समझने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पूरे आधे अधूरे कहानी छोड़ देने से अच्छा है कि आप अभी ही स्किप करके आप चले जाएं। ओके, जैसे आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन फाइट करना है तो आपको संयम बरतना पड़ेगा। संयम बरतने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वैष्णव धर्म भागवत धर्म में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे सिजगी ज्ञानशाला में। आज हम देख रहे हैं क्राउन सामान्य ज्ञान से। क्राउन सामान्य ज्ञान का ये टॉपिक चल रहा है और ये एपिसोड भी चल रहा है, और दूसरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या आप चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपका नोटिफिकेशन के तौर पे जा रहा होगा कि लूसेंट का भी क्लासेस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हम लोग बहुत बार आपको सूचना दिए हैं कि लूसेंट के साथ एसएससी यहाँ पे देख सकते हैं, एसएससी ये तो बुक में है 2019-20। ठीक है, ये पुराना वाला है, ये इसमें प्रचार दिया हुआ। आप एसएससी यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एसएससी देखिए, हम ऊपर दिखाते हैं आपको। ओ अच्छा, जूम होके दिख रहा है ना। ये एसएससी का घटना चक्र उसमें चलता है। ठीक है, इसमें हम लोग चलाएंगे रेलवे भर्ती वाला ये। ओके, तो दोनों आप जो भी देखना चाहते हैं दोनों देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सारा का सारा न्यू एडिशन का बुक है, ये भी आप देख रहे होंगे न्यू एडिशन है। ओके, एनसीईआरटी वाला पे चलिए, तो ज़्यादा विलम्ब हो गया है तो हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से सुनिएगा क्या क्या हम बोल रहे हैं, कैसे कैसे हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे इनका बखान कर रहे हैं, जो आप ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। जैसे देखिए, वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है। समझ में आ गया। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। सबसे पहले हम पूरा पढ़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका व्याख्या एक ही लाइन में आपको बता देंगे एक बार में, उसके बाद सुन लीजिएगा। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है। महाभारत में विष्णु ही श्री कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण वृष्णि कबीले से संबंधित थे। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रमेय, निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना। ठीक है, अब देखिए, वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया है। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं वो सुनिएगा और याद रखिएगा भी। मत्स्य, कुर्मु, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध एवं
कलिक है, कलिक। और अगला जो पॉइंट है वो है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ओके। और अगला जो है यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। ठीक है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। अब देखिए वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, इसमें आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुनिएगा, ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। वैष्णव धर्म में हमको सबसे पहले याद रखना है कि वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु जो है भगवत या विष्णु की जो पूजा करते हैं वही इसका केंद्र है। ठीक है। और कहा गया है कि महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए थे। ठीक है। और इसमें विष्णु के जो 10 अवतार हैं कौन कौन से वो याद रखना है। ठीक है। मत्स्य, कुर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्धि एवं कलिक है। ठीक है। और इसमें जो अगला पॉइंट आता है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदेय उपनिषद में मिलता है। ये याद रखिएगा, किस में मिलता है? छांदेय उपनिषद में मिलता है। ये सब जो चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसी टाइप से एक और यहाँ पे वर्ड दिया गया है कि वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया है। किसका उपदेश दिया था? तो अवतारवाद का। ये भी याद रखिएगा। इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया। और पूछे कितने चक्र में इनको प्रतिपादित किया गया, तो हम बताएंगे कि इनको 10 अवतारों के चक्र के रूप में इनको प्रतिपादित किया गया। ठीक है। और वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास कौन सा काल में हुआ है पूछेगा तो कहेंगे कि गुप्त काल में हुआ है। ठीक है। गुप्त काल में। और यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। मतलब ये जो धर्म है वैष्णव धर्म, ये जो है विदेशियों को भी ये धर्म खींच लिया था। ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है इसीलिए। अब अगला है शैव धर्म। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते थे। ठीक है। शैव धर्म जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये भगवान शिव की उपासना करते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में आपको लिंग ही पूजा मिलता था, उसमें ज़्यादातर लोग लिंग की पूजा ही करते थे मत्स्य पुराण में। ठीक है। ये याद रखिएगा। और इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों हैं, मतलब इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं वो ध्यानपूर्वक से सुनिएगा कि पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। किनका विकास हुआ? पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। ठीक है। याद रखिएगा। ये क्या चीज़ था? इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदाय थे, संप्रदायों मीन्स पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ठीक है। वामन पुराण में मिलता है। इनका जो मतलब कि जो विकास हुआ है इनका जो मिलता है वामन पुराण में। याद रखिए वामन पुराण, इतना ही याद रखिएगा ना, उतना से काम चल जाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो है कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इष्टदेव थे कौन? भैरव। किनके? कपालिक संप्रदाय के। कपालिक देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे जो कपालिक पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ मतलब इस धर्म में कौन से धर्म में? तो शैव धर्म में। तो कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? तो इष्टदेव थे हमारे भैरव जी। ठीक है। भैरव जी। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। महाव्रतधर याद रखिएगा, महाव्रतधर कहा जाता था कालामुख संप्रदाय के लोगों को। ठीक है। महाव्रत। लिंगायत को जंगम या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या याद रखिएगा जंगम या
वीरशैव जंगम या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता था। किसको? लिंगायत को। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वासव थे। अब पूछेगा इनका शिष्य कौन थे, तो वासव थे। ठीक है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो अल्लभ प्रभु। अल्लभ, इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे और इनके शिष्य थे जो वासव थे। और देखिए पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। लकुलिस। अब देखिए यहाँ पे पशुपत आ गया, यहाँ पे कपालिक था, कपालिक के भैरव, और पशुपत के लकुलिस थे। लकुलिस याद रखिएगा इसको। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। ठीक है, अब देखिए अगला जो है अर्थववेद में शिव को सर्व भव पशुपति तथा भूपति कहा गया था। देखिए अर्थववेद में शिव को क्या क्या कहा गया था, तो कहा गया था सर्व भव पशुपति तथा भूपति कहा गया था। आपको रटा के जाना चाहिए। ठीक है, देखते देखते आपको रटा जाना चाहिए। इस क्लास का मतलब यही है कि आपको देखते देखते याद होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थववेद में शिव को सर्व भव पशुपति तथा भूपति कहा गया था। ठीक है, नैनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। कौन किया था प्रचार प्रसार? तो नैनार संतों ने कहाँ किया था, तो दक्षिण भारत में। नैनारों, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बन सकता है। किसने किया, तो नैनारों ने। कहाँ किया, तो दक्षिण भारत में। और कौन सा धर्म का, तो शैव धर्म का। तो इसका पूरा जो लाइन हो गया क्या हो गया, नैनार संतों ने दक्षिण धर्मों में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, प्रचार प्रसार किया। अगला जो पॉइंट है वो है नाथ संप्रदाय। इसकी स्थापना नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। अब पूछेगा आपसे कि प्रमुख प्रचारक कौन थे जो नाथ संप्रदाय के थे, तो गोरखनाथ जी। और फिर इसकी स्थापना कौन किए थे, तो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। और जो अगला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1.6 में, महाजनपद। इससे भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए जो महाजनपद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई थी, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ था। कितना महाजनपद का उदय हुआ था, तो 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसमें मगध आगे चलकर साम्राज्य बना। मगध ही साम्राज्य बना है। ठीक है, याद रखिएगा, मगध ही साम्राज्य बना है आगे चलकर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई। 6ठी शताब्दी में दूसरी नागरिक क्रांति, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चलकर साम्राज्य बनाना। ठीक है, अगला जो पॉइंट है अंगुत्तर निकाय मीन्स बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य 16 महाजनपद की जानकारियाँ देते हैं। ठीक है, किनकी 16 जो महाजनपद की जानकारियाँ कौन कौन देते हैं, तो अंगुत्तर निकाय, जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध साहित्य, एवं भगवती सूत्र, जिनको बोलते हैं जैन साहित्य। इतना भी याद रख सकते हैं कि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों ने 16 महाजनपद की जानकारी दी है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र 16 जनपदों की जानकारियाँ देते हैं। ठीक है, कैसे भी याद रखें, आपको याद रहना चाहिए एग्जामिनेशन तक। और देखिए पहला 16 यहाँ पे क्या था, महाजनपद। तो बारी बारी से उसको हम जान लेते हैं, 16 तक हम जान लेते हैं कौन कौन महाजनपद। सबसे पहला महाजनपद काशी आया। वर्तमान वाराणसी एवं उसका
उसका समीपवर्ती क्षेत्र काशी महाजनपद कहलाता है। अभी जो देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है, वाराणसी वर्तमान में उसको बोलते हैं, उसी को पहले हम लोग काशी बोलते थे, ठीक है। इसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी जो वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में थी। अब देखिए काशी पूछेगा कि कौन कौन सा नदी के बीच में था, तो वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में थी। किस किस नदी के बीच में था, तो वरुणा एवं 80। और पूछेगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी, काशी का जो राजधानी था वाराणसी था, ठीक है। अब देखिए पहला ही तो महाजनपद हो गया, पहला जो महाजनपद हम लोग जान गए। अब सेकेंड में कह रहा है कि अंग, सेकेंड में कह रहा है अंग। अब अंग के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर, इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर जो कि अभी बिहार में पड़ता है, भागलपुर एवं मुंगेर बिहार में पड़ता है। दोनों जो भागलपुर मुंगेर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अभी बन गया है, पहले एक ही था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर बिहार के क्षेत्र आते थे। बिहार मतलब बिहार ही में पड़ता है ना भागलपुर एवं मुंगेर, ठीक है, क्षेत्र पड़ते। इसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। अब पूछेगा कि जो जिस समय 16 महाजनपद जो चल रहा था उसका जो अंग था, अंग में ये जो मतलब कहाँ कहाँ था, तो भागलपुर और मुंगेर में था, ठीक है, जो कि अभी बिहार में पड़ता है। लेकिन इसका राजधानी पूछ देगा कि इसका राजधानी कहाँ था, तो बोलना है आपको कि चंपा थी, ठीक है। एवं शासक बृहदत्त था, ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त इसको याद रखिएगा। एवं शासक ब्रह्मदत्त था, ठीक है। राजधानी एक याद रखना है कि चंपा था, इसका शासक था बृहदत्त। और फिर जो भागलपुर एवं मुंगेर कौन सा क्षेत्र में पड़ता था, बिहार के आसपास पड़ता था अंग, ठीक है। तो बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया। बिंबिसार जो बाद में इसको क्या किया, जो अंग को मगध में मिला दिया, जो अंग जनपद था उसको मगध में मिला दिया। और अगला जो जनपद है कौशल है, कौशल है 3rd नंबर पे। इसके अंतर्गत फैजाबाद जो कि अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फैजाबाद, तो इसके अंतर्गत फैजाबाद का क्षेत्र आता है। कौशल जो हुआ फैजाबाद के क्षेत्र में आता है। अंग जो था भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में आता था। और काशी जो है ये वर्तमान में वाराणसी एवं उसकी समीपवर्ती क्षेत्र काशी के आसपास कहलाता है, ठीक है। तो कौशल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत फैजाबाद मीन्स उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी कौशल की, वो मतलब कि जो जनपद है उसमें फैजाबाद उत्तर प्रदेश आता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। सरयू नदी इसे 2 भागों में बांटती थी। सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। उत्तर कौशल राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिण कौशल कुशावती राजधानी कुशावती। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती और उत्तर कौशल की राजधानी था जो श्रावस्ती था। और ये जो कौशल जो जनपद है, इसको महाजनपद है, इसको ना कौन सा नदी 2 भागों में बांटता था, सरयू नदी 2 भागों में बांटता था, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। प्रसेनजित यहाँ का प्रसिद्ध शासक था, इसमें प्रसेनजित था प्रसिद्ध शासक, ठीक है। और अंग में था क्या, बिंबिसार था, ठीक है। और काशी में तो इसमें चर्चा नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसेनजित यहाँ का प्रसिद्ध शासक था, किसका, कौशल का। अब देखिए अगला जो जनपद है वत्स है, वत्स आधुनिक इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला इसके अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब देखिए वत्स्य है जो किसके अंतर्गत, कौन सा जिला के अंतर्गत आता था, इलाहाबाद एवं कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं कौशाम्बी के अंतर्गत आता था। और इसकी जो राजधानी थी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। और अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। माने वत्स याद रखिएगा, महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और जो अगला है मगध, यह वर्तमान पटना व आसपास के जिलों में अवस्थित है। जो मगध है यह वर्तमान में पटना व आसपास के जिलों में अवस्थित है, ठीक है। कौन, तो मगध, ठीक है, मगध। अब देखिए मगध के बारे में जानिए कि जिला, इसकी राजधानी गिरिव्रज मीन्स राजगृह थी।
गिरिब्रज थी। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश यहाँ पे शासन करते थे। यहाँ पर जो सर्वप्रथम जो हर्यक वंश थे वो शासन करता था, ठीक है, हर्यक वंश के। और फिर देखिए पटना के आसपास के ज़िलों में अवस्थित है। कौन? मगध। मगध की जो राजधानी थी कहाँ थी? राजगृह थी, ठीक है, राजगृह। अब देखिए बज्जी, पटना के आसपास के ज़िला मतलब कि जैसे देखिए जहानाबाद हो गया, गया हो गया, ये सब आएगा मगध में, ठीक है। जैसे कि मगध पटना का जो भी ये जहानाबाद का, गया का जो भी ये लोग मतलब ग्रेजुएशन करते हैं तो बोलते हैं मगध यूनिवर्सिटी से हम किए। यही ना है, महाजनपद ही है ना वो, ठीक है। वज्जी, यह 8 राज्यों का संघ था। जो वज्जी था 8 राज्यों का संघ। अब तो आपसे पूछेगा 8 राज्यों का संघ कौन था, तो आपको बताना है वज्जी। यह एक गणतंत्र महाजनपद था। कैसा जनपद था? तो एक गणतंत्र महाजनपद था। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है कि उससे पूछेगा 8 राज्यों का संघ कौन था, तो वज्जी। और यह एक कैसा महाजनपद था, तो गणतंत्र महाजनपद था, ठीक है। इसका एक प्रमुख संघ कौन कौन सा था, तो लिच्छवी था। लिच्छवी कौन था, तो लिच्छवी था जिसकी राजधानी वैशाली थी। मतलब लिच्छवी था, उसका राजधानी वैशाली था। और अगला देखिए 7 नंबर में मल। मल भी एक गणतंत्र महाजनपद है। मल भी है जो एक गणतंत्र महाजनपद है, ठीक है, याद रखिएगा, गणतंत्र महाजनपद था। अब देखिए जो इसमें दे रहा है कि जो आधुनिक गोरखपुर में एवं देवरिया जिला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कौन कौन सा जिला में? तो गोरखपुर एवं देवरिया जिला में ये अवस्थित है मल, ठीक है। मल भी एक गणतंत्र महाजनपद था, याद रखिएगा। कुशीनगर या कुशावती यहाँ की राजधानी थी। कुशीनगर और कुशावती यहाँ की राजधानी थी, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य, मत्स्य इसका विस्तार आधुनिक राज्य के कुछ क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है कि सिर्फ मत्स्य जो है इसकी राजधानी आपको याद रखना है कि विराटनगर था, विराटनगर, ठीक है। तो आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तो अब ऐसे याद ही रख सकते हैं कि मत्स्य जो राजस्थान के क्षेत्रों में है इसका राजधानी था विराटनगर, ठीक है। कुरु, यह वर्तमान हरियाणा, दिल्ली व मेरठ में अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुरी था। सबसे पहला चीज़ आप याद रखें कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, तो योगिनीपुर, योगिनीपुर था, योगिनीपुर। मतलब अब देखिए कुरु, कुरु आता है, मतलब कुरु का मतलब कुरुक्षेत्र भी समझ सकते हैं, ठीक है। कुरु, कुरुक्षेत्र मतलब याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र था। कुरु, यह वर्तमान हरियाणा, दिल्ली व मेरठ, याद रखिएगा, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ में कौन सा जनपद स्थित था, तो कुरु, कुरु। इसका राजधानी कहाँ था, तो इंद्रप्रस्थ थी। और दिल्ली का जो प्राचीन नाम था क्या था, योगिनीपुर, योगिनीपुर था, योगिनीपुर, ठीक है, योगिनीपुर था, ठीक है। अब देखिए चेदी, अगला जो है चेदी, चेदी है, इसमें वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल है, ठीक है। चेदी में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो शामिल है, ठीक है। और शक्तिमती, शक्तिमती इसकी राजधानी है, शक्तिमती इसकी राजधानी है, किसकी, चेदी का, चेदी का, ठीक है। चेदी कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड का क्षेत्र इसमें शामिल है, चेदी, ठीक है। अस्मक, अस्मक यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। अस्मक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अस्मक यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी, पोतना या पोटिल थी। ये जो जनपद है कहाँ था, दक्षिण भारत में अवस्थित था। एकमात्र जनपद जो कि दक्षिण भारत में था, एक ही महाजनपद था दक्षिण भारत में, ठीक है। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल था, पोतना या पोटिल। सुरसेन यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित था, उत्तर प्रदेश में यह अवस्थित है।
ठीक है। सुरसेन याद रखिएगा, सुरसेन। मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा इसकी राजधानी थी। और देखिए अगला जो है पॉइंट, क्राउन सामान्य ज्ञान हम लोग लेके चल रहे हैं। अगला जो उसी में दिया गया, मेगास्थनीज ने इंडिका में सुरसेन का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने इंडिका में सुरसेन का वर्णन किया है। अगला जो महाजनपद है अवंती है, अवंती। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल है, मालवा शामिल है या शामिल था। पहले की बात है ना, था यहाँ पे आएगा। इसकी 2 राजधानियाँ थी, कौन कौन थी? उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिण भाग की महिष्मती, दक्षिण भाग की महिष्मती। उत्तर अवंती का राजधानी उज्जैन था। उज्जैन में दक्षिण भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में इसको नहीं कह सकते, इसको अवंती है। ये तो मध्य प्रदेश में है ना, तो मध्य प्रदेश में आपको उज्जैन पड़ता है, ठीक है। तो राजधानी उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन हो गया। और दक्षिण भाग की महिष्मती, मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। मगध शासक शिशुनाग, जो शिशुनाग थे मगध शासक, उन जो है मध्य प्रदेश में अवंती, इसको ना मगध में मिला लिए थे, मगध में। पांचाल, पांचाल के अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली, बरदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल था। इसकी भी 2 राजधानियाँ थी, इसकी भी 2 राजधानी थी। कौन कौन थी? उत्तर भाग की राजधानी अहिच्छत्र बरेली, अहिच्छत्र जो है बरेली में पड़ता है। दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य, कापिल्य, दक्षिण पंचाल की राजधानी कापिल्य थी। और अगला जो महाजनपद है गांधार, आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गांधार के अंतर्गत आते हैं, पेशावर गांधार के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। पाणिनि यहीं के निवासी थे, पाणिनि जो थे यहीं के निवासी थे, ठीक है। गांधार आधुनिक में मतलब अभी के वर्तमान के समय में पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गांधार के अंतर्गत आते हैं, गांधार के अंतर्गत आते हैं। पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर, रावलपिंडी एवं पेशावर गांधार के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी, याद रखिएगा, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और पाणिनि मीन्स व्याकरणाचार्य, पाणिनि को किसको बोला जाता है? व्याकरणाचार्य को पाणिनि बोला जाता है। पाणिनि जो थे यहाँ के निवासी थे, गांधार में जो पाकिस्तान को वह रावलपिंडी एवं पेशावर के आसपास मतलब ये क्षेत्र मिलता था, तो वहाँ के जो निवासी थे वो थे कौन? पाणिनि, ठीक है। कंबोज, यह उत्तरापथ में अवस्थित था, उत्तरापथ याद रखिएगा। कंबोज जो है उत्तरापथ में अवस्थित था, जिसमें रोजोडी एवं हजारा आते थे, रोजोडी एवं हजारा आते थे। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह घोड़ी के लिए प्रसिद्ध था, यह घोड़ी के लिए प्रसिद्ध था। क्यों? कंबोज, जो कंबोज में आते थे। कौन? तो यह उत्तरापथ में अवस्थित था, उत्तरापथ में अवस्थित था, जिसमें राजोड़ी एवं हजारा आते थे, राजोड़ी एवं हजारा आते थे। किसमें? उत्तरापथ में, जो कंबोज से रिलेटेड है। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, हाटक या राजपुर थी। यह घोड़ी के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इतनी अच्छे से हम समझा रहे हैं, उसके बाद भी आप इसको नकारेंगे तो आपको समझिए कि आपको इससे ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भी यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट एक तो चल रहे हैं और 3-4 बार हम पढ़ रहे हैं उसको, तो आपको तो खुद ब खुद वहाँ पे रटा जा रहा है। आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन आता है, देखिए कि आप टिक लगा दोगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध साम्राज्य। अब देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे
कि भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। सब लोग मगध में मिल रहे थे। अभी ही देखे थे ना, मध्य प्रदेश का जो भी था वो जनपद वगैरह वगैरह, उसमें कोई शासक आया तो उसमें मिला लिया, तो ये क्या हुआ, शक्तिशाली बनते गया। ठीक है। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। वह बसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। कौन? वह बसु का पुत्र था और जरासंध का पिता था, जरासंध के पिता। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना। बृहद्रथ था जो वह बसु का पुत्र था एवं बृहद्रथ जो हैं उनके पुत्र का नाम है जरासंध। ओके, अब देखिए जो मगध है, ठीक है, हर्यक वंश इसमें था, इसमें नंद वंश था, इसमें शिशुनाग वंश था। तो हर्यक वंश बिंबिसार अजातशत्रु उदयन हुआ था और नंद दूसरा है शिशुनाग वंश, मीन्स शिशुनाग कालाशोक इसका शासक थे। उसके बाद नंद वंश मीन्स महापदम नंद धनानंद थे। ठीक है। अब देखिए अगला जो है हर्यक वंश देखेंगे, उसके बाद शिशुनाग वंश देखेंगे, उसके बाद नंद वंश देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देख रहे हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश जो बिंबिसार चलाए थे 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक ये चीज़ चला था। ठीक है। यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, अच्छा बताइए इसमें समझने वाली कौन सी बात है? इसमें तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद करना है। आपको एक समझिए कि जीके की टाइप है, थोड़ा बहुत जहाँ पे समझने की बात है वहाँ तो हम आपको समझा ही रहे हैं। ठीक है। तो उसको आपको टेंशन से निकाल देना है कि ये थोड़ी मैथ है कि आपको पूरा का पूरा इस तरह से समझ में। आपको अजातशत्रु समझना है, क्या है इसमें, क्या है, इसको रट जाना है। ठीक है। तो रट जाना है मतलब कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है अजातशत्रु था, अच्छा ये बिंबिसार था, मतलब बार बार प्रयत्न करने से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सारी बातों को विश्वास करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सफलता को ज़रूर से ज़रूर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग हर्यक वंश पे हम लोग चल रहे थे, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। ठीक है। हर्यक वंश, अब देखिए यहाँ पे देखिए इधर, जैसे कि आप कोई भी मतलब कि कह लीजिए कि आप जैसे कि कोई बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किसी का बात आप सुनेंगे तभी तो उसका आंसर दे सकते हैं। वही बात इसमें अप्लाई होता है। पूरी अच्छी तरह से पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पढ़ें। ठीक है, दोबारा पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा है तिबारा पढ़ें। ठीक है। एक चीज़ दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि हमको आज पढ़ना है तो पढ़ना है, इसे पूरा करना है तो करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है। देखिए जैसे कैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे देखिए बेस्ट उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आपको देखिए कैसे आपको पता चल जाता है कि हमको भूख लग रहा है, हमको खाना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से आपको याद रहना है कि हमें पढ़ना है। जैसे हमको कैसे खाना का याद आ जाता है, भूख लगता है तब, उसी तरह से आप स्टूडेंट लाइफ के
समय में अभी जी रहे हैं, कुछ दिन के बाद बड़े हो जाएंगे तो वो आपका जो समय है बदल जाएगा। लेकिन अभी जो क्रूशियल टाइम है, आपको हर बार याद आना चाहिए कि हम तो स्टडी किए ही नहीं आज। जैसे आपको खाना खाने का याद आता है ना, उसी तरह से इसका भी याद आना चाहिए। और एक बेस्ट उदाहरण और देना चाहते हैं। जैसे देखिए, रात हो या दिन हो, अंधेरा हो या उजाला हो, ठीक है, कभी भी आप खाना खाते समय जैसे हाथ में इसे लेते हैं, कुछ भी इस तरह से लेते हैं, देखते हैं अंधेरा भी रहता है डायरेक्टली मुंह में जाता है, ठीक है, डायरेक्टली मुंह में जाता है। उजाला रहे चाहे अंधेरा रहे, इससे उसको मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि ये जो हाथ है ना, ये हाथ इतना बार प्रैक्टिस कर लिया है, ये माउथ में जाने का इतना बार प्रैक्टिस कर लिया है कि ये भूल ही नहीं सकता है, भटक ही नहीं सकता है, ठीक है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो। उसी टाइप से आप इतना स्टडी आप कर लें, चाहे कैसे भी एग्ज़ाम ले, चाहे कहीं पे भी पहाड़ पे पत्थर पे बैठा दे, कहीं पे बैठा दे, हम एग्ज़ाम लिखेंगे तो लिखेंगे, ठीक है। आपको गांठ बांध लेना है कि हमें एग्ज़ाम में पास करना है तो करना है। जैसे कि ये हाथ, ये गांठ बांध लिया है कि ये जो भोजन उठा रहे हैं आप, आपके मुँह ही तक जाएगा ये, ठीक है, ये हाथ। उसी टाइप से आपको अपने को ढाल लेना है स्टडी के तौर पे। चलिए, बहुत सारी बातें आपको ऐसे आपको बताते रहते हैं, उस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। और ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भी चैनल आपको एजुकेशनल प्रोवाइड पूरी रूप से करेगा। और फिर सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर का एक चैनल हम अभी स्टार्ट किए हैं, अभी उस पर ज़्यादा कैंडिडेट लोग नहीं आए हैं, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। उसका नाम है माई ओपिनियन योर ज़िंदगी, माई ओपिनियन योर ज़िंदगी। आप सर्च करें, उसमें मेरा प्रोफाइल पिक लगा हुआ है। उसके बाद फिर आप जाकर वहाँ पे तरह तरह के शो देख सकते हैं, संडे का शो वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई चल रहा है, यहाँ पे हम पूरा उसका चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, हर्यक वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। हर्यक वंश सबसे पहले बिंबिसार आए। बिंबिसार कब से कब? 544 से 492 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यह हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन? बिंबिसार, ठीक है। तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी था। कौन? बिंबिसार था, महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था, ठीक है। अगला पॉइंट है राजगृह, मतलब जिसको गिरिब्रज बोला जाता था। राजगृह, गिरिब्रज उसकी राजधानी थी। किसकी? जो ये बिंबिसार जिसका संस्थापक था हर्यक वंश का, उसकी राजधानी था राजगृह। बिंबिसार को सैनिक मीन्स सेना रखने वाला भी कहा जाता था। बिंबिसार को क्या कहा जाता था? सेना रखने वाला भी कहा जाता था बिंबिसार को, ठीक है। और देखिए, उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की थी। विजय एवं विस्तार की नीति भी शुरू की थी, ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की थी, ठीक है, वैवाहिक संबंधों से, याद रखिएगा। बिंबिसार, उसने 3 विवाह किए। कितना विवाह किया था ये? 3 विवाह। कौन किया था? तो बिंबिसार किया था, इतना याद रखना है आपको। चलिए अगला पॉइंट हम लोग लेकर चलते हैं। प्रथम पत्नी का नाम महाकोसला देवी था। महाकोसला देवी कौशल राज्य की पुत्री, ठीक है, याद रखिएगा। महाकोसला देवी कौशल राज्य की पुत्री थी एवं प्रसेनजित की बहन थी। किसकी पुत्री थी? महाकोसला देवी कौशल राज्य की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है, प्रथम। और दूसरी पत्नी जो थी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना थी। चेटक की पुत्री चेलना, याद रखिएगा। चेटक की पुत्री चेलना, चेटक की पुत्री चेलना।
अब देखिए दूसरी पत्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से हम कड़ी जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। दूसरी पत्नी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना थी। आप देखिए, और चेटक की पुत्री या चेटक की बहन था जो महात्मा बुद्ध से संबंधित था, ठीक है, याद रखिएगा, जिसने अजात शत्रु को जन्म दिया। ये जो लिच्छवी था, लिच्छवी पत्नी लिच्छवी, वो अजात शत्रु का जन्म दिया। और लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी जो पत्नी थी वो किसका पुत्री थी, तो चेटक की पुत्री थी, ठीक है। और तीसरा रानी थी मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी, मद्रकुल की, ठीक है। कौन थी, क्षेमा। पहला पत्नी हो गया महाकोसला देवी, दूसरा पत्नी हो गया लिच्छवी, तीसरा पत्नी क्षेमा, इतना याद रखिएगा। और देखिए जो क्षेमा थी, क्षेमा क्या थी, मद्रकुल की राजकुमारी, ठीक है, याद रखिएगा। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला, ठीक है, पश्चिम में भी फैला और उत्तर, ये जो विवाह ही सब किया इसी के चलते, जो उनके परिवार लोग थे, परिवार ही हो गए ना वो सब, ठीक है, इसी के चलते ये पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला, ठीक है। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहदत्त की हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। अब देखिए अंग जो था, अंग किधर था बताइए, अंग किधर था, अंग यहाँ पे था, जो भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र आता था, जो अंग था। यहाँ पे हम लोग बताए थे ना महाजनपद में कि अंग कौन था, जो देखिए अंग इसके अंतर्गत आता, भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र आते थे, ठीक है। इसकी राजधानी चंपा थी, इस एवं शासक बृहदत्त था। इसको हरा दिया कौन, बिंबिसार हरा दिया तो उसके अधीन आ गया ना, तो मिला लेगा, ठीक है। बिंबिसार के ने अंग के शासक बृहदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड से युद्ध किया। किससे किया, चंड प्रदोत से। अवंती नरेश चंड प्रदोत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। लड़ाई तो किया बिंबिसार, ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या बन गए, दोस्त बन गए, ठीक है। जब प्रदोत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविका को उज्जैन भेजा, ठीक है। यहाँ तक आपको हर्यक वंश बिंबिसार का ये जो बात है इंड होता है। अब देखिए इसमें आता है हर्यके वंश में अजातशत्रु आता, ठीक है, 492 से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार के ही हत्या कर लिया, ठीक है। और अजातशत्रु को जन्म कौन दिया था, तो लिच्छवी दिया था, लिच्छवी पत्नी लिच्छवी गणराज्य जो चेटक की पुत्री थी ना लिच्छवी, वही इसका जन्म दिया था, किसका, तो अजातशत्रु का। तो 452 से 460 ईसा पूर्व तक ये राज किया, किसको, अपने पिताजी को ही मार दिया, बिंबिसार को मार दिया और शासन कर लिया। उसे कुनिक भी कहा जाता है। किसको कुनिक कहा जाता है, अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, ठीक है। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया। किसको पराजित करके मगध में मिलाया, तो उसने कौशल एवं वैशाली, जो वैशाली अभी क्षेत्र देखते हैं हाजीपुर वगैरह जो आता है वैशाली में आता है, कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया। किसने, तो अजातशत्रु ने, याद रखिएगा। वैशाली के युद्ध में, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथ मुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, महाशिलाकंटक एवं रथ मुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसका मंत्री वरस्कार काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ, ठीक है, काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। कौन मंत्री था, तो वरस्कार मंत्री था, क्या, वरस्कार। अब देखिए अगला जो है पॉइंट है अवंती के खतरे
अवंती के खतरे का समापन करने के लिए अजातशत्रु ने राजगृह की किलेबंदी कराई। ठीक है, किलेबंदी तो करा दिया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। अजातशत्रु के प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? तो अजातशत्रु के काल में हुआ। ठीक है, और उसके बाद अब अजातशत्रु के बाद कौन आए? उदयीन आए। किस में? तो ये भी हर्यक वंश में। देखिए हर्यक वंश में कौन कौन आए? तो सबसे पहला आए बिंबिसार, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो माता जी का नाम था लिच्छवी था, जो चेटक की पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद फिर अजातशत्रु के बाद उदयीन आए 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। जो उदयीन है अलग राजधानी बना लिया। किसको? तो पाटलिपुत्र को बनाया। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया। कहाँ किला बनवाया? तो पटना एवं सोन के संगम पर। पटना और सोन जो है आपका वहीं आसपास में पड़ता है, मगधी में भी पड़ता है। ठीक है, किला बनवाया है। इस वंश का अंतिम शासक नागदासक था। ये जो है देखिए बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए, अजातशत्रु के बाद उदयीन आया, लेकिन ये जो हर्यक वंश है इसका जो अंत हुआ कौन सा शासक के साथ हुआ? नागदशक इसका जो था अंतिम शासक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदासक। आप बताइएगा नागदासक। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी नहीं समझ में आएगा तो आप समझ जाइएगा, आपको बहुत बड़ा हम क्या कहता है उसको पनिशमेंट देने वाले हैं। ठीक है, चलिए शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से लेके 345 ईसा पूर्व तक, 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश चला। और जो हर्यक वंश था वो कब से कब तक चला? तो 544 वर्ष से लेके आप कह सकते हैं कि 412 के पहले जो था हर्यक वंश में आया होगा। ठीक है, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए शिशुनाग वंश यहाँ से स्टार्ट हुआ। कौन सा ईस्वी है? तो ईसा पूर्व है, तो 412 ईसा पूर्व से शिशुनाग 412 से 394 तक ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग जो नागदासक का आमत्य था, नागदासक का आमत्य था। ठीक है, कौन? तो शिशुनाग ने नागदासक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नागदासक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कौन? तो शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बताया और बनाया भी। मैंने बनाया तभी तो बताया। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। जो मगध की राजधानी वैशाली बना दिया, जो अभी हाजीपुर वगैरह वगैरह हम लोग कहते हैं, वो अभी वैशाली क्षेत्र है वो। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। शिशुनाग ने अवंती को भी मगध में मिला डाला। ठीक है, अब कालाशोक, अगला जो शासक हैं कालाशोक, ये 394 से 366 ईसा पूर्व तक ये रहे थे। इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। देखिए शिशुनाग था वो वैशाली को बना दिया, उसके बाद फिर आया कालाशोक, तो इसने बना दिया फिर से पाटलिपुत्र, जो पहले था राजधानी पहले था उसी को ये बना दिया। ठीक है, पुनः मगध राजधानी बना दिया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में आयोजित हुई थी। अब पूछेगा आपसे कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। कौन था? तो नंदीवर्धन था। ठीक है, अब देखिए नंदवंश 344 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक ये रहे थे। अब देखिए यहाँ सबसे पहला जो आता है महापद मंद। ठीक है, यह जो है
344 ईसा पूर्व से लेके 334 ईसा पूर्व तक ये रहा। ठीक है, यह नंद वंश का संस्थापक था। कौन? महापदमंद। महापदमंद नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। किसको मगध में मिलाया? कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में यह कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाया था। ठीक है, इसने कलिंग को मगध में मिलाया, कलिंग को भी मगध में मिला दिया। किसने? महापदमंद ने। ठीक है, विजय स्मारक के रूप में यह कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था, जिन की मूर्ति उठा लाया था। उसने अपने को एक राट कहा। उसने अपने को क्या कहा दोस्तों? तो एक राट कहा। याद आ रहा है? आर यू सेटिस्फाई? ओके, चलिए। धननंद है, यह इस वर्ष का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था? तो सिकंदर का। धनंद था जो था सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था। चलिए, अब देखिए इसमें जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धननंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की किसको पराजित करके? धननंद की पराजित करके। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिल गए। ठीक है, और धननंद को पराजित कर दिया। धननंद को पराजित किया और मौर्य वंश की संस्थापक ये लोग कर लिए। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण। अब पढ़िए यहाँ से सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया के शासन फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वह अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का भी शिष्य था, मतलब शिष्य मतलब उसका चेला था। चेला बालक। वह अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय याद रखिएगा। सिकंदर मकदूनिया फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। कब का किया था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, याद रखिएगा। तक्षशिला में शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। किसके सामने? तो सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, तक्षशिला में शासक आम्भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, हाइडेस्पीज का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर और पोरस का सामना करना पड़ा झेलम नदी के किनारे। उसको कहते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। पोरस जो है सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, अभी इसको बिपाशा भी बोलते हैं, ब्यास भी इसी को बोला जाता था, बिपाशा भी इसी को बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए बिपाशा ब्यास, ये कन्फ्यूजन आपको ज़रूर होगा। सिकंदर की सेना ने ब्यास बिपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। किसका सेना? तो सिकंदर का सेना, याद रखिएगा। वह भारत में लगभग 19 महीने मतलब कि 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, 19 महीने तक रहा था वह भारत में, याद रखिएगा। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गया। तो कब हुआ था मृत्यु? 323 ईस्वी पूर्व में
सिकंदर का मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, ये याद रखें। इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया आधुनिक बेग्राम है। ठीक है, काबुल में सिकंदरिया आधुनिक बेलग्राम। झेलम के तट पर बुक्के फाल जहाँ सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई। कहाँ हुआ था? तब बुक्के फाल में हुआ था। झेलम के तट पर बुक्के फाल में जहाँ सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हो गई थी। एवं निकाइयाँ कि जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था। निकाइयाँ किसको बोला था? जहाँ पोरस का युद्ध हुआ था, पोरस के साथ युद्ध हुआ था, उसी को बोलते हैं। अब देखिए, एरियन को किसको बोलते हैं? तो यूनानी इतिहासकार को बोलते हैं एरियन बोलते हैं यूनानी इतिहासकार को। ठीक है, यूनानी इतिहासकार को। इधर साइड थोड़ा सा हाइडेस्पीज का युद्ध से आपको नहीं दिख रहा हो, क्योंकि इसमें हम समझाने में व्यस्त हो गए थे, इसीलिए आपको यहाँ से लेके 326 ईसा पूर्व से मान लीजिए कि यहाँ से लेके आपको इधर नहीं दिखा है, तो इधर साइड आप पढ़ लीजिए और अभी पढ़ लीजिए। इसके पहले तो हम आपको बता ही चुके हैं पूरा। ठीक है, घटना तो बता दिए हैं पूरा, अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एरियन अगला जो है एरियन किसको बोलते हैं? तो यूनानी इतिहासकार को। ठीक है, निरियाकस सिकंदर का जल सेनापति। ठीक है, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। और देखिए, सिकंदर के निरियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फर्रात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, किसने? अब देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मिलता है कि सिकंदर ने निरियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फर्रात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। इससे एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जितने भी टर्म अभी हम बताए हैं, जितने तरीके से हम उसको व्याख्या किए हैं, आपको इसमें उदाहरण दिए, मोटिवेशन के तौर पे आपको बताएं और चैनल का नाम भी बताएं, आपको पूरा इसमें नॉलेज लेकर आप जो भी मन करे वो चीज़ कीजिए। ठीक है, आपको हम ये नहीं करें कि आप ऐसा ही चीज़ फॉलो कीजिए, जैसे आपको मन करे वैसे आप पढ़िए। ठीक है, लेकिन पढ़िए तो पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, विराम दीजिए हमको। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।